वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जो क्लासेस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के शेष रह गए थे, उसे हम रेगुलर आगे स्टार्ट करेंगे। और आधुनिक भारत को समझने के लिए और उसको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंट बनाने के लिए सबसे पहले उसको सिलेबस को हम लोग समझेंगे और उसको हम किस रूप से एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा, ये होलिस्टिक जो अप्रोच है, हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को धीरे-धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आधुनिक भारत में पढ़नी है, पहला टॉपिक है कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख उपागमन या अप्रोच क्या रहा है, इतिहास को समझने में, लिखने में और उसको जनसाधारण तक पहुँचाने में कैसे अप्रोच रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें कि समय के साथ कैसे डिम माँग कैसे बढ़ता गया और उसे कैसे सॉर्ट आउट किया गया है। हमें सॉर्ट आउट किया गया हमारे इतिहास लेखन को समझने और लिखने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे टॉपिक में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ भारत में। भारत में यूरोपीय कंपनी कौन-कौन आए थे, तो हम शुरू में पुर्तगाल से स्टार्ट करते हुए हम लास्ट तक जाएँगे। उसके बाद ब्रिटिश शक्ति कैसे सुदृढ़ीकरण किया। इन यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश शक्ति क्या वैसी उनमें विशेषताएँ थी जिसके कारण वो आप भारत में वो अपना ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित कर सका और भारत का पूर्णतः शोषण भी किया और साथ ही साथ अपना कैसे आधुनिक युग में एक शक्ति के रूप में उभरा। इन सभी चीज़ों का यहाँ चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश विजय के समय की स्थिति क्या थी, इसे हम लोग देखेंगे। अर्थात जब वो देशी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, उस वक़्त भारतीय इतिहास क्या था, भारतीय संदर्भ क्या था, भारतीय राजनीतिक उपस्थिति क्या थी, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाएँगे मेंस में, जीएस मेंस में, तो आप उसे अच्छे से कवर कर सकें, साथ ही पीटी फैक्ट को भी कवर सकें। अब है ब्रिटिश शक्ति और विभिन्न देशी राज्यों के बीच के संघर्ष, जैसे हम लोग बंगाल का देखेंगे, मैसूर का देखेंगे, पंजाब, सिंध, मराठा, सभी का संघर्ष इसी में समग्र तरीके से 2-3 क्लासेस में कवर करेंगे। फिर 1857 की क्रांति या जन असंतोष हम जिसे कहते हैं, उसे भी हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत जितने भी भारत में उस दौरान 20वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच के जो घटनाक्रम हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन क्या-क्या हुए हैं, जिससे प्रश्न आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों जगह पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ से भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ और कैसे भारत में आज़ादी की माँग बढ़ती है और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। उसमें देखिए राष्ट्रवादी आंदोलन भी आएँगे, क्रांतिकारी आंदोलन भी आएँगे, तो दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी चरण हम देखेंगे। जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है, शुरुआती दौर में वो उदारवादी रूप से अपने मांग रखती है, राजनीतिक मांगें रखती है। ध्यान रखिएगा, जब भी उदारवादी चरण की बात होगी, तो राजनीतिक मांग की बात होगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सहभागी बनाना चाहिए, हमारे अधिकारों को कुछ देनी चाहिए ताकि हम अपने-अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकें। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद का हम उदय देखेंगे, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी बढ़ता है। साथ ही साथ उदारवादी प्रवृत्ति जो कांग्रेस की रही थी, उसमें कुछ चेंजिंग उसके प्रभाव में देखने को मिलता है, उसे भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम लोग गांधी गांधी का उदय और जन आंदोलन देखेंगे, जिसमें गांधी जी के द्वारा कैसे भारत में जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ कैसे क्रांतिकारी आंदोलन के साथ तालमेल बैठाया जाता है। साथ ही साथ हम इस संदर्भ को भी समझने का प्रयास करेंगे, इसका प्रभाव क्या रहा। जितने भी इस असहयोग आंदोलन की हम बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें या तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन करें, उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन का देखें, उससे पहले बहुत सी घटनाक्रम होंगी, बहुत से समितियाँ आएँगी, तो सभी को घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। उसका ध्यान रखिएगा, संवैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक विकास का इतिहास क्रम क्या रहा है। जैसे ब्रिटिश काल के दौरान बहुत से एक्ट की आप चर्चा सुनते होंगे, हालाँकि इसे पॉलिटी की क्लास में मैंने कवर किया है।
फिर भी मैं इतिहास के संदर्भ में चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूँगा, ताकि हम पूरी तरह आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लासेज है उसको कवर कर। ये देखिए, ये आपको मेन टॉपिक है, इसके सब टॉपिक सभी इसके अंदर होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, हम एग्ज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, हम इतिहास लेखन की बात करेंगे, तो इतिहास को समझने से पहले एक डेविड स्टर्न का निवेश निर्गत मॉडल है। यह इकोनॉमी में मॉडल यूज़ होता है, इकोनॉमी में यूज़ होता है मॉडल, पर यह इसे समझने के किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए या विषय विषय आधारित धारणा को समझने के लिए इस मॉडल का आप लोग उपयोग कीजिएगा, डेविड स्टर्न का मॉडल। और साथ ही साथ जो आप लोग का क्वेश्चन बनाया जाता है, जो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, इसी मॉडल पर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डेविड स्टर्न मॉडल पर। आपके प्रश्न का मॉडल कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना, हार्ड होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ईज़ी टू मॉडरेट होना चाहिए या ईज़ी होना चाहिए। तो इसी मॉडल पर बनाया जाता है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है निवेश निर्गत मॉडल। ध्यान रखिएगा, हम क्या इसे समझ क्यों इसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास लेखन को समझने से पहले, इतिहास के अप्रोच को समझने से पहले इस थ्योरी को समझिएगा। सबसे पहले देखिए, निवेश होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग निवेश करते हैं, वैसे ही मांग क्या है? एक सेकंड, पेन का कलर मैं यहाँ चेंज कर दूं। और आप लोग की क्लासेज जब रेगुलर होगी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। पर्यावरण यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से अप्रोच करते हैं, मांग और समर्थन। ध्यान रखिएगा, जिस तरह हम डिमांड कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, यहाँ पर्यावरण का मतलब समझिएगा, सोसाइटी आप समझिएगा अपने इतिहास लेखन में। हम सोसाइटी में जैसे मांग करते हैं, समर्थन करते हैं, उसी के अनुसार नीतियाँ बनती हैं या निर्णय लिए जाते हैं। क्लियर है? उसी के बीच के बिंदु को हम फीडबैक बोलेंगे, उसका अवतरण बोलेंगे और पर्यावरण उसी तरह का निर्गत हमें करेगा। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था उसी तरह का रूपांतरित होगी, परिवर्तित होगी। अर्थात सिंपल सा कहने का अर्थ मेरा यही रहा है कि इस मॉडल का देने का अर्थ है कि हमारा जो भी मांग रहा है ना, जो भी मांग रहा है, वो केवल मांग और डिमांड पर है, अर्थात हम डिमांड जो किए हैं वो सप्लाई हुआ है। ध्यान रखिएगा, उसके लिए पूरी तरह प्रसारित घटनाक्रम भी देखने को मिला है। तो आगे हम बात करेंगे, तो आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, युक्ति आईएएस को सपोर्ट करना है। इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा ताकि हमें आप लोग वॉच कर सके, समझ सके, देख सके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग को जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ युक्ति आईएएस को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। आगे हम परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग नवीन प्रयास आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हमारा जो ऐप है एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी आप लोग अवेलेबल होगा। हालांकि अभी गूगल प्ले स्टोर पर कुछ केसेस चल रही है सभी प्लेटफॉर्म का, तो आप है ना, एक लिंक शेयर किया गया आप लोग ग्रुप में, तो उससे भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या क्या अवेलेबल है, तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, डेली करंट अफेयर्स होता है, एमसीक्यू सीरीज है, यूपीएससी 2024-25 के लिए है, यूपीएससी 2024 है, 69 एंड 70 बीपीएससी के लेकर चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम रेगुलर चलाया जाता है, ऑल अपडेट्स प्रोग्राम आपको कराए जाएंगे। देखिए, एक 499 का एक पैक है, इसे जरूर आप लोग परचेज कीजिएगा, समग्र प्रश्नोत्तर के तरीके से। जैसे आप लोग घटना चक्र पढ़ते होंगे, घटना चक्र का सेम टू सेम हम लोग उसी फॉर्मेट पर नए तरीके से आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट के सेगमेंट में आप लोग को सिनोप्सिस पहले लिखेंगे किसी भी टॉपिक से, उससे जितने भी 2023 से लेकर जितने भी पुराने प्रश्न हैं उसको इसमें कवर किया जाएगा। तो ये होलिस्टिक है, मात्र 499 में। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, रिकॉग्नाइज अपने सक्सेस को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो इस 50,000 के क्वेश्चन सेट से आप जरूर जुड़िए। आप बहुत से लाभ, कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम लगी हुई है और हमारा समर्थन ले सकते हैं कि कैसे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। साथ ही साथ एक प्रोग्राम और है जिसमें हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर एक होलिस्टिक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर, फुल टेस्ट और यह ऑनलाइन बाइलिंगुअल टेस्ट होगा। यह टेस्ट मोड है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा।
जिसमें हम एनसीईआरटी बुक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें टोटल 50 टेस्ट होंगे और ये 37 वीक का प्रोग्राम हो, जिसका स्कॉलरशिप टेस्ट 14 जनवरी को होगा, जिसमें जो स्टूडेंट टॉप 10 के होंगे उनको बिल्कुल फ्री एडमिशन रहेगा, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। टॉप 11 से 20 तक के स्टूडेंट को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा और 21 से लेकर 30 तक के जो भी स्टूडेंट टॉप के होंगे उसको 25% डिस्काउंट होगा और बाकी के जो भी चार्जेज है वो लगेंगे। तो आप है ना इसके रिजल्ट जो होंगे आपको पब्लिश किया जाएगा यूपीआई के ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप लोग को ऑथेंटिसिटी लगे कि हम वैसे ऐप पर दीजिएगा तो आप ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंक क्या है वो भी आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं। फिर भी रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा ताकि आप में इनमें थोड़ा सा क्या रखा जाए, थोड़ा सा हम लोग पारदर्शिता रख सकें। और कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए या यूपीआईएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.uptis.in पर। और देखिए हमारा प्रयास क्या रहेगा इन 36 वीक्स में, तो हम लोग टोटल 50 टेस्ट लेने वाले हैं। मॉड्यूल रहेगा अप्रोक्स 500 प्लस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे मात्र 1399 रुपया में। ध्यान रखिएगा मात्र 1399 रुपये में। और इसमें एनसीईआरटी के 17 टेस्ट होंगे जिसमें 800 क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे आप लोग को, उसका होलिस्टिक सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको सबसे बेस्ट प्रोग्राम आप लोग के लिए लाया जा रहा है। और सेक्शनल हम लोग 12 टेस्ट लेने वाले जिसमें 1300 क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के 2 टेस्ट होंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखिएगा उसमें 300 क्वेश्चन कराया जाएगा। फुल टेस्ट आपको 15 टेस्ट होंगे फुल लेंथ का, जिसमें 2250 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। करंट अफेयर्स के 6 टेस्ट होंगे। एक होगा कि आपको जो वीक बाय टेस्ट लिया जाएगा, इसका जल्द ही हम लोग प्रोग्राम आप लोग को लॉन्च करेंगे, कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, कब टेस्ट होगा, सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे। जिसमें 6 टेस्ट होंगे जिसमें 225 क्वेश्चन होंगे आपको अलग से करंट के। इस फुल टेस्ट में करंट तो होंगे ही होंगे, इसके अतिरिक्त भी 6 टेस्ट लिया जाएगा जो वीकली होगा, ध्यान रखिएगा। और एक मिसलेनियस टेस्ट होगा जो एक टेस्ट 125 क्वेश्चन का, जो होलिस्टिक आपको चीज़ों को कवर करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम आपको चलाया जा रहा है, साथ ही बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। थोड़ा सा आज डिस्टर्ब होगा क्योंकि सुबह सुबह मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा नगर पालिका वाले आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो इसे भी कोऑपरेट कीजिएगा। कल से मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँगा क्योंकि उससे पहले एक रिकॉर्डिंग मैं पॉज कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इतिहास लेखन, अगर हिस्टोग्राफी की हम बात करें तो इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या से जुड़ा होता है या उसे समझना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के इतिहास लेखन की चर्चा करते हैं या हिस्टोग्राफी की बात करते हैं तो सीधा सा अर्थ होता है क्या वो लिखने की विधि कैसी है या उसकी व्याख्या कैसे की जा रही है। तो अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए तो सिंपल सा अर्थ यह बताना, लिखने की कला और उसको व्याख्या करने की कला से जोड़ा जाता है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे हम अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। अर्थात कहने का अर्थ हम इतिहास उसे बिल्कुल नहीं कहेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जा रहा है, सौंपा जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है। उसे लिखने की एक विधि होगी, लेखन शैली होगी, उसी के आधार पर हम इतिहास लेखन कहते हैं। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए, स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, उसे ही हम इतिहास लेखन की श्रेणी में कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे हम बात करेंगे, देखिएगा कि नवीन प्रमाणों के साथ साथ हम क्या करेंगे, मौजूदा प्रमाणों, जो भी नवीन प्रमाण आ रहे हैं उसके मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण सहित अतीत की नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों और शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते हैं और अपने अतीत के बारे में सोचते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा आज कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, मैं कल से ठीक कर दूंगा इसे, ठीक है ना। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों और शैलियों के प्रति संवेदनशीलता और आवश्यकता की है जिसमें लोग जीवन यापन करते हैं या अपने अतीत के बारे में सोचते हैं। सिंपल सा अर्थ समझिएगा, हिस्टोरिक अगर मेमोरी की हम बात करें तो किस प्रकार के हिस्टोरिक मेमोरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है
कि हम अप्रोच की जब भी बात कर रहे हैं तो उसमें हम किन चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं। एकेडमिक हिस्ट्री की बात करेंगे, पब्लिक हिस्ट्री की बात करेंगे या पॉपुलर हिस्ट्री जो है उसकी बात करेंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर समाहित होती है, देखिएगा, ठीक है ना? प्रेरित हुआ जाता है उससे, पर आपको यहाँ पर इतिहास लेखन लेना है। हम नॉर्मल हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें सभी चीज़ें शामिल की जाती है। यहाँ पर देख रहे होंगे बुक्स की है, कॉलेज म्यूजियम है, आप देख रहे होंगे सभी चीज़ों की चर्चा होती है। पर एकेडमिक हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री और पॉपुलर हिस्ट्री के बीच में हम तालमेल जब इतिहास के व्याख्या करने में करते हैं, वही इतिहास लेखन के परिदृश्य में देखने को मिलता है। इतिहास लेखन के उपागमन ज्ञान के रूप में इतिहास, अप्रोच के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाती या बनाई जाती है। अर्थात इसे समझने का इस रूप से भी हम देख सकते हैं कि व्यापक रूप से इतिहास को 4 संप्रदाय या अप्रोच में स्कूल में या स्कूल थीसिस में इसे हम बदल सकते हैं। देखते हैं, जैसे एक में होता है कॉलोनियल, अर्थात औपनिवेशिक, हम किस रूप से देख रहे हैं, औपनिवेशिक लेखन शैली होता है। कॉलोनियल अप्रोच होता है, एक नेशनलिस्ट होता है, नेशनल अर्थात राष्ट्रवादी अप्रोच कहलाएगा। तीसरा मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी आपको अप्रोच कहलाएगा। उपाश्रित या अधीनस्थ या सबल्टन हिस्ट्री हम लोग जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मुख्य 4 है। बाकी और भी इतिहास लेखन जिसमें संप्रदायवादी, कैम्ब्रिज है या नव उदारवादी हम लोग जिसे कहते हैं, तो बहुत से आपको अप्रोच देखने को मिलेंगे। पर इतिहास लेखन को समझना या भारतीय इतिहास को भी समझना है तो ध्यान रखिए इन 4 अप्रोच को जरूर आपको कवर करना है। क्लियर है? तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले औपनिवेशिक उपागमन या कॉलोनियल अप्रोच को देखते हैं। ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे इतिहास को किस रूप में देखता है, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन जब मैं आपको कवर करूं तो आप उसके बैकग्राउंड को समझ सके और ये समझ सके कि क्यों उपनिवेश काल में ऐसी घटनाएं घटी थी और उस प्रकार के समर्थन या अनुसमर्थन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए थे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, औपनिवेशिक उपागमन इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला तो औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित होता है, जहाँ पर कॉलोनियल स्थापित होगा किसी भी औपनिवेशिक देश का, जो एक मान लीजिए एक ओरिजिन देश होगा। ओरिजिन देश हम लोग जैसे कहते हैं एक स्टेट होल्डर देश कहने का मतलब ये ब्रिटेन आपको समझिएगा, ये इंडिया, या इस प्रकार के बहुत से औपनिवेशिक राज्य होंगे जहाँ पर ब्रिटेन ने अपने शासन किया था। तो उसके इतिहास से जुड़ा हुआ इतिहास लेखन होगा। उसका एक मुद्दा, एक पहला पहलू होगा। दूसरा पहलू यह होगा, ऐसे कार्य की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित है। अर्थात इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो भी प्रभावित देश है उस पर प्रभुत्व, या आप समझ सकते हैं एक रिवेंज के तौर पर भी इसे देखा जाता है कि हमने शासन किया है। इसी के शासन परिवर्तन के दौरान में एक इतिहास बना है जो प्रभुत्व का इतिहास होता है। औपनिवेशिक कॉलोनियन का जो कॉलोनियल वाद होता है उसके संदर्भ में ये चीजें समझनी होती है। आज अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागमन की दृष्टिगत किया है। उसके बारे में कॉलोनियल अप्रोच को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारी हो, ध्यान रखिए, जितने भी औपनिवेशिक काल में अधिकारी हुए, ब्रिटिश अधिकारी हुए, द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लेखन कार्य करने की इच्छा और औपनिवेशिक शासन के औचित्य के संबंध से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों की महिमा मंडल किया गया है जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य के स्थापित किया। कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि इसमें क्या बात की जाती है। पर्सन की बात होगी, नेशन की बात होगी, वर्ड की बात होगी। कुल मिलाकर इसमें क्या होगी कि जो देश, मान लीजिए ब्रिटेन ने शासन किया, कहीं भी ब्रिटेन ने शासन किया, तो मान लीजिए भारत में शासन किया, भारत हो गया और भी अफ्रीकी कंट्री हो गया, कहीं की हम बात कर लें, तो शासन करने के लिए कुछ अधिकारी गण होंगे, कुछ कर्मचारी गण होंगे, कुछ इतिहासकार होंगे ना, कुछ क्रिश्चियन जो धर्म प्रचारक थे वो भी थे। तो सभी ने अपने अपने विचार के आधार पर, यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे स्थापित करनी चाहिए, कैसे कार्य करनी चाहिए, किस रूप से शक्ति का संतुलन होना चाहिए, सभी की चर्चा अपने इतिहास में, अपने बायोग्राफी या इस प्रकार के लेखन से किया। ड्राफ्ट हो, किसी भी प्रकार के आपको
किसी भी प्रकार के कार्य लेखन कार्य करते हो तो उसमें पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देते होंगे, मूल्यों की प्रशंसा करते होंगे, अब व्यक्तियों की महिमा मंडल करते होंगे, अर्थात अपने व्यक्तियों की बात हो रही है, अर्थात ब्रिटेन की संस्कृति की बात करते होंगे, उसके मूल्यों की प्रशंसा करते होंगे, व्यक्तियों का महिमा मंडल करते। तो देखते होंगे जितने भी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जितने भी इतिहास लेखन हुए हैं, जितने भी अधिकारीगण हुए, वो पश्चिमी सभ्यता अर्थात ब्रिटेन की उपनिवेशिकवाद के संदर्भ में बातें करते होंगे। भारतीय भारतीय अप्रोच के बारे में, भारत के संस्कृति के बारे में बात करें तो वो बोलते थे, कभी आप सुनते होंगे ना, पूरा भारतीय इतिहास का जो संग्रह है वो यूरोपियन किसी के यूरोपियन लाइब्रेरी के एक तख्ते के समान है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे। वो औपनिवेशिक उपागमन से प्रभावित लोगों का अप्रोच था। उनका मानना था कि जितना भी भारतीय 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 संग्रह है इतिहास का या साक्ष्य है, वो किसी यूरोपियन के जो आपको लाइब्रेरी है उसका एक तख्ता है, उसमें है ना एक खांचा है, उसके बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, इतने बड़े संकुचित मानसिकता के विचारधारा को वो लेकर चलते थे, अपनी महिमा मंडल करते थे, व्यक्तियों की महिमा मंडल करते थे, मूल्यों का प्रशंसा करते थे। वहीं आज आप देखते होंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम या अमृत काल के दौरान देखते होंगे, भारतीय संस्कृति की हम लोग बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन में हम बात करें या विभिन्न मंचों पर वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है पूरा विश्व ने समझा, और अप्रोच योगा दिवस की बात करें तो देखते होंगे अब ब्रिटिश जो पश्चिमी संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति से कहीं कभी प्रभावित दिखती है, और भारतीय संस्कृति को बेहद संस्कृति मानने के लिए विवश हो गया, क्योंकि उसे उस रूप से प्रस्तुत किया गया उन लोगों के सामने ताकि इन चीज़ों को समझ सके। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान आप लोगों को बस ध्यान यह रखना है, इसमें 2-3 चीज़ें बात होगी, पश्चिमी संस्कृति की चर्चा होगी, मूल्यों की प्रशंसा की जाएगी और व्यक्तियों की महिमा मंडल की जाएगी, जो औपनिवेशिक देश है, जो आपको कहीं जाके शासन कर रहा है, ब्रिटेन की बात हो, किसी भी यूरोपियन कंपनी की बात हो रही हो। क्लियर है? अब यहाँ हम बात करेंगे जिसमें जेम्स मिल की हम बात करते हैं, माउंट स्टुअर्ट एलिफिंटन की बात करते हैं, विसेंट स्मिथ की बात करते हैं, या उनके द्वारा लिखा गया, उनके अन्य के द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागमन का उचित उदाहरण। जितने भी इनके लेखन शैली में देखिएगा, वो कॉन्सेप्ट पश्चिमी सभ्यताओं का प्रशंसा करता हुआ मिलेगा, भारतीय संस्कृति को पीछे दर्जे का, नीचे दर्जे का कॉन्सेप्ट माना जाएगा इनके द्वारा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज बोला जाता है, रुका हुआ समाज बोला जाता है, ठहरा हुआ समाज बोला जाएगा, पिछड़ी सभ्यता और सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया जाएगा, सांस्कृतिक रूप से हम पिछड़े हैं या सभ्यता के तौर पर बिखरे हैं, पर उनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था। जब ये खोज होने लगी, उससे पहले ध्यान रखिएगा, जब खोज होने लगी लोगों का आकार और दिमाग सब खुलने लगा, जब देखना है कि हम जब वो लंगोट पहन रहे थे तो हमारे यहाँ नगरीकरण था, तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी इन विचारकारों के द्वारा यह महिमा मंडल अपने देश के पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया, जबकि ब्रिटेन की उत्कृष्ट सभ्यता और उन्नत विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमा मंडल किया गया। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, इनको संकुचित विचारधारा के तौर पर भी वर्तमान में लोग समझते हैं, पर सभी का अपना अपना भूमिका रहा। अगर हम इतिहास लेखन नहीं होता या औपनिवेशिक विचारधारा नहीं होता तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं होता, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण को जो भारी क्षति पहुंचाई जा रही थी, भारतीय इतिहास सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाई जा रही थी, तो राष्ट्रवाद के उदय में कभी यह समर्थन हमें देता है। तो इसे भी आप लोग एक साइड से देखिएगा, यह भी नहीं होता, यह लेखन शैली नहीं होता, लोग इसके इतिहास को पढ़ते नहीं, उनके लेखन को समझते नहीं, तो राष्ट्रवाद का एक रूप भी हम इसे एक रूप जो बढ़ाने में काम किया उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता देखता है। नोट याद रखना है कि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखन का एक समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम और व्याख्यात्मक फ्रेमवर्क विकसित हुए। ध्यान रखिएगा, सभी नहीं थे, कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो
संकुचित मानसिकता विचारधारा से प्रभावित थे। हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ ऐसे भी राइटर्स मिले होंगे, आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं चर्चा करूंगा सभी इतिहास लेखनों की, कि वो बाद में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय जो काल कालांतर से चली आ रही परंपराओं को उन्होंने क्या किया, पश्चिमी सभ्यताओं से भी बेहतर माना था। अब ध्यान रखिएगा, सारगर्भित रूप से औपनिवेशिक उपागमन सांस्कृतिक आधिपत्य और स्थापित करने और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधिकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने के हेतु विचारात्मक प्रयास का एक भाग है। कुल मिलाकर बात यह किया जाएगा कि यह क्या है कि भारतीय जो भारतीय भारतीय जो क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश शासन की वैधानिकता प्राप्त करने के लिए, इतिहास का औचित्य समझाने के लिए, ताकि लोगों में यह समझ विकसित हो कि व्हाइट बर्डन थ्योरी आप आया था, गोरे लोगों का दायित्व वो स्थापित किया जा सके। इसी को लेकर इस प्रकार की विचारधाराओं को बढ़ावा दिया गया ताकि वो लोग सके औपनिवेशिक जो उपागमन है वो हमसे बेहतर है था, भारतीय संस्कृति इतिहास लेखन से बेहतर। इसे समझ गए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रवादी उपागम को हम बात करेंगे, नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करेंगे। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सिविलियन आपको सिविक्स नेशनलिज्म है अर्थात नागरिक समाज है, कल्चरल है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, स्पेंसिस है, इस प्रकार के काम करते होंगे। नेशनलिस्ट बिलीव करता था सुप्रीमेटी की और उसमें नेशन और ऑफ द नेशन की, अर्थात हम बात करते थे समग्र राष्ट्र की बात करते थे। इस प्रकार की विचारधारा राष्ट्रीय उपागम कहलाया। कुल मिलाकर बात यह कहा गया कि राष्ट्रीय उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागमन का सामना करने और उसके प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से जो आपको देखते हो कॉलोनियल अप्रोच था उसके विपरीत में आया। अर्थात हम सीए की बात करें तो यह प्रोपोर्शनल क्या आया, एनए आया, नेशनल अप्रोच आया। अर्थात जो बातें यहाँ कही जा रही उसके जस्ट अपोजिट बातें यहाँ कही जा रही। अगर यह भारत के समय नेगेटिव बात कर रहा तो ये पॉजिटिव बात करेगा, ठीक है ना। अगर यह पश्चिमी सभ्यता को उचित ठहराएगा तो यह भारतीय सभ्यता को उचित ठहराएगा। यहाँ पर पश्चिमी सभ्यताओं को बेहतर बताने के लिए बहुत से साक्ष्य दिए जाएंगे, तो राष्ट्रवादी उच्च विचारधारकों के द्वारा भी साक्ष्य दिए जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक प्रति संतुलन स्थापित करने के लिए इस प्रकार के अप्रोच को जन्म लेते हुए देखते हैं। कुल मिलाकर बात आप समान घर में भी देखते होंगे, अपने आस पड़ोस भी देखते होंगे। जब दो पड़ोसी क्या करते हैं, वाक युद्ध करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वाक युद्ध करते हैं, आप लोग देखते होंगे ए और बी मान लीजिए जो पड़ोसी है, तो यह अब से अपने को बेहतर समझाने का प्रयास कर दिखाने का प्रयास करना चाहता है, समाज में एक बेहतर स्थिति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वैसे ही यह भी रखता है। और दोनों के बीच की स्थिति क्या होगी, प्रति संतुलन होगा, उसमें देखते हैं एक न्यूट्रल स्थिति बनती होगी। वही राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेख के औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास माना जाता है। और यह प्रयास था और यह बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया था कि बहुत जरूरी हो गया था कि कॉलोनियल जो अप्रोच था उसके विपरीत विचारधारा को हम कैसे कैसे लोगों के सामने लाए, ताकि लोगों में यह भ्रम पैदा ना हो कि राष्ट्रीय हमारी जो एकता अखंडता है वो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखने को मिलता है, भारतीय विरासत के तौर पर देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस उपागमन के इतिहासकारों के मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों के असत्यता के सिद्ध करने का प्रयास किया था। जो भी अप्रोच औपनिवेशिक शासन के द्वारा दिए गए थे उसको तथ्यों के साथ असत्य करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहासकारों ने यह इसमें काम भी किया, बेहतर किया। उसके ध्यान रखिए भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागमन को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया गया जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया गया, धार्मिक, जाति, भाषीय, वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो देखते होंगे राष्ट्रवादी जो आंदोलन चले थे उसमें राष्ट्रवादी अप्रोच जो उसे बहुत से लेखन लिखे गए, वो आपको दादा भाई नौरोजी की बात करें, एस एन सेन की बात करें, दयानंद सरस्वती की बात करें, विवेकानंद की बात करें, या और भी बहुत से लोग थे जो राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय अप्रोच की बात करते हैं। उसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी लेखन जो था उनके द्वारा किया गया था, समय समय पर लेख दिए गए थे। अब ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन युग
के बारे में वर्णन करता है कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था और मध्यकालीन इतिहास क्या था, उसके तथ्य क्या थे, उसके समाधान क्या थे, उसके चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया। आधुनिक काल में मौजूद नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अस्तित्व में राष्ट्रवादी उपागमन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, 1947 के पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों कोई संप्रदाय स्कूल मौजूदा नहीं था। जब 1947 के बाद आज़ाद हुए तो हम लोगों ने क्या किया कि औपनिवेशिक अप्रोच, कॉलोनियल अप्रोच के विरोध में बात करना शुरू की। उनके तथ्यों को हम क्या किए, उनके तथ्यों को अपने तथ्यों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास। हालांकि उसके बीच में बहुत से छोटे छोटे चीज लिखे जाते थे जो अप्रोच के तौर पर नहीं था, पर हम इतिहास जब स्वतंत्रता प्राप्ति कर ली उसके बाद एक स्कूल, एक अप्रोच के तौर पर हम संप्रदाय के तौर पर इसे देखने को मिलते। जैसे दादा भाई नौरोजी का उससे पूर्व, आज़ादी से पूर्व जो बातें हम करते हैं उसमें ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, जे.वी. बोरजोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंग, जी मेके और गोखले, ध्यान रखिए के गोखले, डी.वाई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी में अंत में उपनिवेशवाद के विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना विकसित की गई थी। और 20वीं शताब्दी में याद रखिएगा, पूर्वार्ध में के.टी. शाह, बी.सी. काले, सी.एम. वकील, डी.आर. गाडगिल, ज्ञानचंद, वी.के.आर.वी. राव, वाइडिया मर्चेंट्स जैसे अकादमिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा पद चिन्हों का अनुसरण किया गया और उनके बाद राष्ट्रवादी अप्रोच को बढ़ावा दिया गया। तो ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल मत समझना है कि केवल आज़ादी के बाद ही जो राष्ट्रवादी अप्रोच था, नेशनलिस्ट अप्रोच था, एनए अप्रोच था, वो विकसित हुआ। हालांकि आज़ादी से पहले इनके द्वारा किया गया था, पर उनका ध्यान रखिएगा एक स्कूल के तौर पर नहीं हुआ था कि हाँ तुम लिख रहे हो, एक बुक लिख रहे हो तो जस्ट उसके अपोजिट हम एक बुक लिखेंगे और तुम्हारे विचारधारा को हम काउंटर करेंगे अपने विचारधारा के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके राजनीतिक मांगों के साथ जो चीजें बढ़ाई जाती थी, बातें की जाए, जैसे दादा भाई नौरोजी की बुक्स आप देखते होंगे, फिर आर.सी. दत्त की बुक देखते होंगे, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते भी होंगे, ब्रेन ऑफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट। तो ये सब क्या था, अप्रोच को ही बताया था। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपागमन ने सामाजिक सुधार आंदोलनों के उचित स्थान दिया। अब लेकिन उनका इस और आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा। उन्होंने अक्सर निम्न जाति और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस राष्ट्रीय उपागमन का रहा कि इसने राष्ट्रीय तो बात की, अंतर्राष्ट्रीय बात तो की, पर हमारे देश के अंदर जो क्षेत्रीय निम्न जातियां थी, जो क्षेत्र विशेष में बात करते, उनके योगदान की बात करते, जनजातीय आंदोलन की बात होती थी, उसमें मुक्ति आंदोलन की अपेक्षा की मुक्ति जो आंदोलन की अपेक्षा की गई थी। अगर समय कभी मिले तो इस बुक को जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, रिटेन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म एडिट बाय द सेप्टेनबर्गर एंड द एरिस स्टोम। इसे पढ़िएगा, चीजें समझ में आएगी, बहुत सी चीजें, ठीक है ना। अब है, ध्यान रखिए, उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता का सिद्ध करने का प्रयास किया, भारतीय सामाजिक संस्थाओं और ऐतिहासिक मूल्यांकन की अपेक्षा की। अब यहाँ बहुत सी चीजें आपको समझने को बात आएगी। कुल मिलाकर हम क्या बात करते हैं, कुल मिलाकर यही उभर कर सामने आया कि कैसे अप्रोच को हम डेवलप करेंगे। तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। ध्यान रखिएगा, इसमें इस उपागम ने क्या किया, राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में, राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय में इसने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की, बल्कि राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थ्योरी को डेवलप किया। अगर हम समग्र प्रयास करते और भी बेहतर हम करते, सभी को समाहित करते, सभी का समाहित प्रयास जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान था, अगर उसे हम रेखांकित करते तो और भी बेहतर हम सामने आ सकते थे। अब मार्क्सवादी उपागमन है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है, आज इसी को थ्योरी को समाप्त कर हम फिर कल नेक्स्ट क्लास लेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्क्सवादी उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्तियों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। ध्यान रखिएगा, यह भारतीय इतिहास को किसी न किसी रूप से प्रभावित जरूर किया, पर भारतीय इतिहास को नहीं लिखा था। ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल, विषय या द्वारा विभाजित करें, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों की महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर मार्क्सवादी विचारधारा के लोग भारत में थे, तो उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया वो मार्क्सवादी इतिहासकार के संदर्भ में देखा जाता है। मार्क्सवाद ने
कुछ विचारधाराओं पर अपने विचार रखे थे, कुछ घटनाओं पर अपने कार्ल मार्क्स ने अपने विचार रखे थे, पर उसके जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो समर्थक लेखक थे, उन्होंने बाद में भारतीय इतिहास को भी मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी चश्मे से देखने का प्रयास किया और उन्हें इसका व्याख्या किया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों, इतिहास लेखनों के मार्ग या दिशा में परिवर्तित किया, जो हमें बाद में औपनिवेशिक साम्राज्यवादी साम्राज्य या स्कूल की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों और अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष और विरोध के रूप में स्पष्ट होता। अर्थात आपको याद होगा, मार्क्स विचारधारा इसी आधार पर बैठा हुआ है कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, उसे पाटने के लिए जो थ्योरी है, विचारधारा, वो मार्क्सवाद है। यही बेसिक थ्योरी है। इसी विचारधारा पर प्रारंभिक संघर्ष कैसे रहे हैं दोनों के बीच, वो इसको विरोध के रूप में स्पष्ट कैसे किया गया, इसी अप्रोच को मार्क्सवादी विचारधारा के तौर पर देखा जाता है, लिखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवादियों के सम्मान में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर विरोध के प्रति पूरी तरह सजग थे और बात करते हैं। हालांकि उनमें कुछ विशेष रूप से, जैसे रजनी पामदत्त, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों और द्वितीय अंतर विरोधी उपचार जो थे, उसको समाहित करने का प्रयास के लिए पूरी तरह असफल रहे। उनके द्वारा प्रस्तुत जो इतिहास लेखन था, औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष के वर्ग में सामाजिक और संघर्ष को संतुलित करने का प्रयास किया। अब है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संरक्षित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और इसके मुक्ति और सर्ववर्गीय रूप से उपेक्षा की। ध्यान रखिएगा, एक विचारधारा इनका था कि यह आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन किए जा रहे हैं, वो केवल पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बुर्जुआ वर्ग से प्रभावित है। इनके द्वारा इस प्रकार का जो लेखन किया गया, देखिए, यह एक तरफी आपको वर्तमान में लग सकता है, पर तत्कालिक रूप से देखिए, ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं इतिहास को समझने का एक रूप देता है कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने शोषण किया और शोषण का रूप क्या था, अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष था और इसी के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम घटी, वही राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में देखने को मिलता है। तो यह एक नया मोड़ हमें देता है मार्क्सवादी विचारधारा। तो समग्र रूप से हम समझने का प्रयास यह करेंगे, जहां पर आपको औपनिवेशिक विचार था, उसने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया, जन्म दिया और इसी के बीच का जो स्थिति है, मार्क्स है। ध्यान रखिएगा, मार्क्सवाद है। इसमें राष्ट्रवाद को भी खंडित किया, औपनिवेशिकवाद को भी खंडित किया जाता है और यह अमीर गरीब के बीच जो अर्थ के रूप में संघर्ष है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो हम कल नेक्स्ट क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे कैसे हमको आगे अप्रोच और देखना है। एक क्लास इससे संबंधित होगा और उसके बाद हम चीज़ों को जो एग्जाम ओरिएंट है, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, और प्रयास आप लोग के यह रहना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डायरेक्ट टीम से बात कीजिएगा और हमें ज़रूर नोटिफाई कीजिए। इससे रिलेटेड टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे, तो वेट कीजिएगा, सभी चीज़ें आपको समय के साथ मिलती जाएगी। तो हम लोग अब धीरे धीरे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और जल्द ही हम आपके साथ और भी प्रोग्राम और भी फैकल्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए, तो इस प्रोग्राम से आप लोग जरूर जुड़िएगा। कोई भी समस्या हो, अगर कोई भी क्यूरी हो, तो हमारी टीम से बात दिए गए नंबर से बात कीजिएगा और आपको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको 14 जनवरी को इसका स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो चीज़ें बताएगी, एनसीईआरटी, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर, फुल टेस्ट, करेंट और मिसलेनियस, ये आपको समय के साथ होगा। इसके लिए कल मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, कैसे क्लासेज होंगी, टेस्ट कैसे होंगी और इस पर कैसे आप लोगों को चीज़ों को कवर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।